यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर साथ ही स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। बाकी भाई बहन जो है वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार है या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताएंगे क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर करना है। PSLV C61 है, PSLV F15 है, PSLV C62 है, या फिर GSLV F15 है। तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, GSLV F15 के द्वारा। ठीक है, GSLV F15 के द्वारा इसरो जो है ये अपना 100वां रॉकेट जो है वो लॉन्च करेगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो की स्थापना अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे? तो इसरो की जो स्थापना है वो हो रही है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हो रही है। और इसरो का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहोगे बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बेंगलुरु में है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आप फिर क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन जो है तो ये, ठीक है, वी नारायणन जो है तो ये वर्तमान में इसरो के प्रमुख है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने। भारतीय वायु सेवा में अभी हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? अब क्योंकि अभी भी ये पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, पहली मिसाइल है जो स्वदेशी है और एंटी रेडिएशन है। तो इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा। बताइएगा, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है और आपको पता है पहली बार जो कोई काम होता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो क्या नाम है इस मिसाइल का? रुद्र रुद्र वन है, रुद्रम वन है, रुद्राम्बा वन है, या फिर इनमें से कोई। तो भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, रुद्रम वन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आज के सेशन में टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और गारंटी के साथ मैं कहता हूं यहाँ से 5 प्रश्न जो है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और यहाँ से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो डी गुकेश है, मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, या फिर उपरोक्त सभी है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो पहले जो ये खेल रत्न पुरस्कार है, पहले इसको किसके नाम से जानते थे? तो इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले क्या करते थे? तो पहले इसको राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जानते थे। ठीक है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से पहले मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। 1991 में अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, 1991-92 वाले सेशन से इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप कहोगे विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, किसको? तो विश्वनाथन आनंद को पहली बार ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हो रही है? 1991-92 से। ठीक है, और इसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और आपको याद रखना है, इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत, ठीक है, 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, कितने की? तो 25 लाख रुपए की राशि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है।
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले किसको दिया गया है तो आप कहोगे विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 2024 के लिए किसको दिया गया है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी लोगों को। तो सभी लोगों के नाम आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2024 ये उपरोक्त सभी लोगों को दिया गया। डी गुकेश को दिया गया है। डी गुकेश की बात करेंगे तो इनको चेस के लिए दिया गया है। मनु भाकर की बात करेंगे तो इनको निशानेबाजी के लिए दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो इनको हॉकी के लिए दिया गया है। और प्रवीण कुमार की बात करेंगे तो इनको ऊंची कुदाई जंप के लिए दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, तो सभी लोगों को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन संख्या ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा सा, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है एग्रीश्योर को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, और एग्रीश्योर को लॉन्च क्यों किया जा रहा है, तो कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए। ठीक है, कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया है। और किसने किया है आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे नाबार्ड ने। ठीक है, किसने, तो नाबार्ड ने। ठीक है, अब नाबार्ड की आपसे स्थापना पूछ लेता है, तो नाबार्ड की स्थापना कब होगी, तो आप कहोगे 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होगी। एक प्रश्न और बन जाता है कि जो नाबार्ड की स्थापना हो रही है किस समिति की सिफारिश पर हो रही है, तो आप कहेंगे शिव रमन समिति। ठीक है, कौन सी, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर अगर हम लोग बात करेंगे तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसी नाबार्ड ने क्या किया है, इसी नाबार्ड ने एग्रीश्योर को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो नाबार्ड यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपसे प्रश्न भी बन जाता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे ओजोन है। जैसे ओजोन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जल वाष्प आपसे पूछ लिया जाए तो जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, N2O की बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ओजोन है, ठीक है, मेथेन है। ठीक है, मेथेन अगर हम लोग बात करेंगे तो मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हो जाएगी, याद रखिएगा। ओजोन है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत ने कितने प्रतिशत की कमी की है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 7.93% हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7.93% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हो रहा है, COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हो रहा है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हो रहा है और COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हो रहा है। तो COP29 अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, तो COP29 जो सम्मेलन है ये बाकू में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो बाकू में। बाकू किसकी राजधानी है, तो आप कहोगे अजरबैजान की राजधानी। ठीक है, किसकी है, तो बाकू अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर COP29 सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, COP30 की हम लोग बात करेंगे तो COP30 कहाँ पर हो रहा है, तो COP30 आप कहोगे ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो COP30 कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे ब्राजील में हुआ है। COP29 कहाँ पर, अजरबैजान बाकू में। ब्राजील में भी एक शहर है, शहर का नाम आपको याद रखना है बेलेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ब्राजील में भी एक शहर है बेलेम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, COP30 सम्मेलन हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया। अब क्योंकि ये भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, ठीक है, कहाँ पर किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किसने किया है तो आप कहोगे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर।
ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्घाटन किया है भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का। कहाँ पर किया? सिंगापुर है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? आप आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। मॉरिशस में किया है, ठीक है, कहाँ पर? तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मॉरिशस में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी के लिए किस देश को? तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो 2027 में, ठीक है, कब? तो 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 2027 में अगर हम लोग बात करें तो 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी की जाएगी, आयोजन किया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और इसकी मेजबानी कौन करेगा? जापान है, चीन है, सऊदी अरब है या फिर फ्रांस है? तो आप कहोगे सऊदी अरब है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे रियाद है। और मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुद्रा आप कहोगे रियल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल या फिर रियल, ठीक है, रियाल या फिर रियल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तराखंड है, केरल है। अब सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का कोई राज्य है जो पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च करेगा, ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का कोई राज्य है जो क्या कर रहा है, जो पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च करेगा, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तराखंड है, केरल है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जो है ये स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भी आप कहेंगे, तो भी आप उत्तराखंड ही आंसर करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप उत्तराखंड आंसर करेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड। याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो आप कहोगे आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अब ये पहले भारतीय हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, पहले भारतीय। और क्योंकि ये पहले भारतीय तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बताइएगा क्या जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? आप क्या कहोगे? आप कहोगे अभिनव बिंद्रा है, ठीक है, कौन है? तो आप कहोगे अभिनव बिंद्रा है, ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, अभिनव बिंद्रा हैं और ये पहले भारतीय हैं। याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा के संदर्भ में बात करेंगे तो ये पहले भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है? तो आप कहोगे अभिनव बिंद्रा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 43वां विश्व विरासत स्थल भारत के किस राज्य के स्थल को चुना गया है? तो बताइएगा, मेघालय है, मणिपुर है, असम है, नागालैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 43वें विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है। आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मोइद्दम है, ठीक है। 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा चुना गया है? तो आप कहोगे मोइद्दम चुना गया। और ये मोइद्दम किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, असम में, ठीक है। तो असम में मोइद्दम है जिसको भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल चुना गया। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? अब ये पहली बार हो रहा है भारत में कि तटीय पक्षियों की जनगणना होगी, ठीक है, भारत की पहली है, ठीक है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? पहली तटीय पक्षी जनगणना है जयपुर में, जामनगर में, कोच्चि में या फिर बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा?
आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा जामनगर में। जामनगर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो जामनगर की हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में देखने को मिलेगा और यहाँ पर पहली तटीय पक्षी जनगणना प्रारंभ होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कब मनाते हैं बताइएगा? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिवस। डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? डीआरडीओ की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे 1958 में। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1958 में, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हो रही है। और डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 1 जनवरी को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की भी डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे, जो हुमायूं का मकबरा है, तो उसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर आपको, ठीक है, भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लाल किले के भीतर। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आप कहोगे नई दिल्ली में किया गया। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच सीमा बनाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम लोग बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पर बहुत अधिक विवाद था। एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये तोरखम बॉर्डर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपसे पूछा जा सकता है किस देश के बीच में? तो आप कहोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 7 नवंबर को मनाया गया। आपसे प्रश्न बन सकता है कि 2025 में कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो आप कहोगे 7 नवंबर को। ठीक है, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। अभी हम लोगों ने आज ही डिस्कस किया था कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, अमरजीवी, अमरबेल जो है तो ये क्या है? तो अमरबेल जो है ये परजीवी का उदाहरण। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है, सहजीवी का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जिस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकता है तो आपको याद रखना है अमरबेल जो है ये परजीवी का उदाहरण, क्योंकि अमरबेल की जो पत्तियां होती हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती हैं, इसलिए अमरबेल जो है वो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। तो अमरबेल क्या हो जाएगा? तो ये परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास किया है, साथ ही साथ कुछ ऑनलाइनर फैक्ट्स को भी देखने का प्रयास किया है। टॉप 10 एमसीक्यूज हमने किया और यहाँ से मैं निश्चित रूप से कहता हूँ 5 प्रश्न तो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है और एक निवेदन करूंगा कि ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं आप लोगों को, इसको क्या करना है? इसको रट लेना है, रट डालो। 10 प्रश्न मैंने कराए हैं, टॉप 10 एमसीक्यूज कराए हैं और यहाँ से 5 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आज का सेशन था और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सकें, बाकी साथियों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को। थैंक यू सो मच।